Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and July to all my dear students. स्टूडेंट्स मैं सजाद हुसैन फिर से आपकी खिदमत में एक बार यहाँ पे आया हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे क्लास 9 का ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपकी किताब में क्या क्या लिखा है और हमारे हिंदुस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आपके बुक के चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है ओवरव्यू। This is an introduction of this chapter. In chapter 1, we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic elections from non-democratic elections. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में यहाँ पे कह रहा है कि आपने पढ़ा कि इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मीन्स डायरेक्टली जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारे हिंदुस्तान की तरह, भारत की तरह, इंडिया की तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे लोग जाके, हमारे कंट्री में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो ये कहता है कि पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे हुकूमत को कौन चलाता है? लोग चलाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पे, जैसे आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा कि सारे लोग जाके एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। मीन्स सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान की 125 करोड़ आबादी जो है जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन क्यों कहा गया है कि हिंदुस्तान का सरकार जो है वो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को लोग ही चलाते हैं? लोग तो नहीं चला रहे, लोग तो अपने घर में बैठा हुआ है, तो पार्लियामेंट में कौन है आखिर? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया कि पार्लियामेंट में जो है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, लोगों का जो है वोट किया हुआ एमपीस हैं, जिनको जो है हमने वोट दे के चुना है। तो हमारे जब रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं तो 545 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं, उसमें से 543 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं और बाकी जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हमारे पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पीपल्स गवर्नमेंट, लोग हुकूमत चलाते हैं। तो सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये चीज़ भी पढ़ना है कि इलेक्शंस जो है वो ज़रूरी क्यों है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टीज जो है एक दूसरे के बीच में मुकाबले करते हैं। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि मुझे ज़्यादा वोट आए, मुझे ज़्यादा वोट आए। वो कैंपेनिंग करते हैं, वो बहुत सारे इलीगल काम भी करते हैं, पैसों का इस्तेमाल भी करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हमारा चैप्टर है, इसका मतलब ही यही है कि इलेक्शन का जो सियासत है, ठीक है, जो सियासत है इलेक्शनरिंग सिस्टम का, वो क्या कहता है। इस चैप्टर का और एक मकसद ये भी है कि आपको इस चीज़ के बारे में फ़र्क महसूस करवाना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक जहाँ पे जमहूरियत वाला कंट्री हो, जहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ पे एक इंसाफ वाला इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। लेकिन
एक ऐसा इलेक्शन होता है कुछ कंट्रीज़ में, जो कंट्री डेमोक्रेटिक तो हैं लेकिन इलेक्शन में पैसे चलते हैं, इलेक्शन में खून खराबा होते हैं, इलेक्शन में लोगों को धमकी दिया जाता है, अगर आप इस पार्टी को वोट नहीं करोगे तो आपके घर को जला दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या इन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जहाँ पे लोग जो है डर की वजह से वोट लगाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नो, ऐसे इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। अगर हम अपनी हिंदुस्तान की, भारत की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आपका इलेक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो, फॉर इंस्टेंस आपके पापा या मम्मी जो है इलेक्शन देने के लिए पोलिंग स्टेशन पे चले जाते हैं, लेकिन आपके पापा या मम्मी को किसी ने धमकी दिया है कि अगर आप इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो मैं आपके घर को जला दूंगा, तो आपके पापा या मम्मी जो है डर की वजह से इलेक्शन देता है उसी पार्टी को। तो क्या ये पार्टी डेमोक्रेटिक है? तो क्या ये इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेटिक है? नो, इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे एक इंसान जो है, एक सिटीज़न जो है अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन दे सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारे भारत जो है किस हद तक डेमोक्रेटिक इलेक्शन मेंटेन और ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करने में कामयाब हुआ है, और किस कदर हमारे हिंदुस्तान के इलेक्शनरिंग सिस्टम में स्टिल अब भी कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्शनरिंग सिस्टम पे सवालिया निशान लगता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। The rest of the chapter tries to assess election in India in the light of this yardstick. We take a look at each state of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result. At each state we ask what should be happen and what does happen in elections. Towards the end of the chapter we turn to an assessment of whether election in India are free and fair. Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair elections. ठीक है, अभी मैंने बताया कि चैप्टर के जो शुरुआत है उसमें हम ये बताएंगे कि भाई साहब इलेक्शन कैसे होते हैं, पार्टीज़ क्या होता है, इलेक्शन में कैंपेनिंग क्या होता है, मुहिम क्या होता है, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हमारा हिंदुस्तान का, क्या दुनिया के कंट्रीज़ में जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो वो हिंदुस्तान में जो है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक, सच में रियल में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हिंदुस्तान में कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या हिंदुस्तान का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हैं, वो आज़ाद हैं, वो साफ़ हैं, वो रिश्वत और पैसे के बगैर चलता है? तो इन सारे चीज़ों की जिम्मेदारी कौन उठाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में जो है कंस्टिट्यूंसीज़ को कैसे डिवाइड किया जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे निकालते हैं, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कैसे करते हैं, कैंडिडेट जो है अपने फॉर्म को विड्रॉ कैसे करते हैं। इसके बाद अल्टीमेटली हम इस चीज़ को समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं, सारे इलेक्शंस के वो मसूलीन हैं, सारे इलेक्शंस के वो ज़िम्मेदारान हैं, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियली और जो है बाकी मशीनें, बाकी सामान और जितने भी टूल्स जो है ज़रूरत पड़ते हैं हिंदुस्तान के, चाहे छोटे से लेकर बड़े इलेक्शन तक, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वाई इलेक्शंस आखिर होता क्यों हैं और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेड में लिखा है कि असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, ये आप खुद अपने बुक से पढ़ सकता है, ये एक छोटी सी एक स्टोरी टाइप का चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। तो ऊपर जो मैंने बताया कि हरियाणा इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस क्या हुआ 1987 के आसपास, उसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। This newspaper is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party led by government since 1982. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called Naya Youth Struggle for Justice and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaigning, Devilal said that if his party won the elections, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, कौन सा न्यूज़पेपर रिपोर्ट? ये वाला न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो हरियाणा इलेक्शन के बारे में लिखा है, इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है किस बारे में लिखा है? स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हुआ था, जो स्टेट के लेजिस्लेचर जो है, हमारे एक सेंटर लेजिस्लेचर होता है जिसको हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, स्टेट असेंबली कहते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए यकीन मान लीजिए कि हर स्टेट में जो है, एक दो स्टेट को छोड़कर हर स्टेट में उसका अपना असेंबली है, ठीक है, उसका अपना लेजिस्लेचर
टेम्परेचर हैं, तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हरियाणा जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है हरियाणा में 1987 में। ठीक है, तो हरियाणा में जो है 1982 से लेकर 1987 तक, कॉन्सेंट्रेट ईयर, हरियाणा में 1982 से लेकर 1987 तक किसका हुकूमत होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो कांग्रेस का एक जो है वहाँ पे एक शख्सी राज जैसा बन चुका होता है। तो हरियाणा वाले के कुछ लोग जो है इस पार्टी से तंग आ चुके होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि ये बार बार जीत जाते हैं। तो 1982 से लेकर 1987 तक जब हरियाणा में कंटिन्यूसली कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत करते हैं, तो एक दिन क्या होता है, एक शख्सियत होता है जिसका नाम होता है चौधरी देवी लाल। चौधरी देवी लाल जो है अपना एक पार्टी बनाता है, जिस पार्टी का एक स्लोगन होता है, नारा होता है, न्याय युद्ध हिंदी में, अंग्रेजी में स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए लड़ना। ठीक है, तो ये जो है एक पार्टी बनाता है चौधरी देवी लाल, और एक स्लोगन भी देता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इसकी पार्टी का नाम होता है लोक दल। ठीक है, ये पार्टी बनाता है। जो ही हरियाणा में 1987 का इलेक्शन आता है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं और अपना जो है हुकूमत बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टीज़ को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट बनाओगे, ताकि हम सब मिलकर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हम हरा सकता है, जिन्होंने हरियाणा में बहुत तकरीबन एक डिकेड्स, बहुत साल पहले से जो है हरियाणा में जो शख्सी राज की तरह हुकूमत करते आ रहे हैं। तो देवी लाल सिंह क्या करता है, देवी लाल जो है, चौधरी देवी लाल जो है, किसी भी सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूट जो है हरियाणा से उखाड़ के फेंकने के लिए अपना एक पार्टी बनाता है लोकदल, और छोटे छोटे पार्टीज़ का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है, और साइमल्टेनियसली वो हरियाणा के लोगों की दिल को जिताने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में देवी लाल कहता है कि अगर उसका पार्टी जीत जाता है हरियाणा के इलेक्शन में, तो वो लोगों से कहता है स्पीच में, ठीक है, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। देवीलाल कहता है कि अगर मेरा पार्टी, जो देवीलाल ने पार्टी किसके खिलाफ बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ बनाया। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल कहता है कि देखो भाई साहब, लोगों से कहता है कि अगर मेरा पार्टी जीत जाता है 1987 के हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में, ठीक है, और हमारा हुकूमत आ जाता है हरियाणा में, अगर मैं सीएम बन जाता हूँ, अगर मेरा हुकूमत आ जाता है, मैं क्या करूँगा, तुम सारे फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन की लोन्स को मैं जितना हो सके एज पॉसिबल मैं माफ़ कर दूंगा। तो सारे लोग जो है उसके स्पीच के झांसे में आ जाते हैं और उसको वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीजेंट्स तो सोचता है कि अगर हमें लोन माफ़ कर दे तो और हमें क्या चाहिए। The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devi Lal's promises. So when elections were held, they voted overwhelming in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. तो लोग जो है चौधरी देवीलाल की स्पीच में जो है आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से चौधरी देवीलाल उनको कहता है कि अगर उसको इलेक्शन करेंगे, वोटिंग करेंगे तो उसका लोन माफ़ कर देंगे, लेकिन अदर साइड में कांग्रेस हुकूमत से वो पहले से ही तंग आ चुके होते हैं, वो जो है कांग्रेस से तंग आ चुके होते हैं। तो सारे लोग जो है, सारे पीजेंट्स और फार्मर्स और मिडिल क्लास और बिजनेसमैन जो है चौधरी देवीलाल का जो लोकदल पार्टी है हरियाणा 1987 इलेक्शन में उसको वोट करते हैं। तो और लोकदल पार्टी को लास्ट में कितने वोट आ जाते हैं, 76 सीट वो जीतने में कामयाब होता है। ठीक है, 90 एमएलए में से 90 जो है हरियाणा के असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होता है, उसमें से 76 कौन जीतता है, लोक दल जो है जीतने में कामयाब हो जाता है। उसमें से लोकदल अकेला 60 सीट जीतता है। ठीक है, तो 76 मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि लोकदल अकेला जो है 60 सीट जीतता है, और बाकी 16 जो सीट जो है उसके छोटे छोटे पार्टीज होते हैं जो लोकदल को सपोर्ट करते हैं और इसके साथ सपोर्टिंग पार्टी बन के कोलिशन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो टोटल सपोर्टिंग और लोकदल अपना वोट
मेंबर दे के टोटल इसके पास हो जाते हैं। जो सपोर्टिंग पार्टी 16 होते हैं, अपना 61 अपना 60 होता है, तो टोटल लोकदल को 76 होता है। ठीक है, तो इसके साथ वो मेजोरिटी के साथ हरियाणा असेंबली को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कांग्रेस जो आज तक 1982 से लेकर 1987 तक जो भारी अक्सरियत से जीता था, उसको सिर्फ 5 सीट आ जाते हैं। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of Legislative Assembly MLAs of Lokdal chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, as soon as his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए। जब चौधरी देवीलाल जो है अपने लोकदल पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ जीतने में कामयाब होते हैं, तो अब कांग्रेस को सिर्फ 5 वोट आ जाते हैं। तो कांग्रेस का जो पहले वाला टर्म में कांग्रेस का जो सीएम होता है और मंत्री होते हैं, वो सब रिजाइन देते हैं और कांग्रेस वालों का उम्र ख़त्म हो जाते हैं, टर्म ख़त्म हो जाते हैं, तो लोकदल वाले जो है हुकूमत बनाने में कामयाब रहते हैं। तो हरियाणा का जो उस टाइम का जो गवर्नर होता है 1987 का, वो चौधरी देवीलाल को न्यू चीफ मिनिस्टर बनाता है और डिफरेंट मिनिस्टर्स को जो है चौधरी देवीलाल पोर्टफोलियोज मतलब जिम्मेदारियां किसी को और मिनिस्टर, किसी को किसी और डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाते हैं और लोकदल पॉलिटिकल पार्टी का हरियाणा में हुकूमत आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आने के बाद वो क्या करता है, जैसे उसने वादा किया था कि किसानों से और फार्मर से, बिजनेसमैन से कि आपका लोन हम माफ़ कर देंगे, तो ये क्या करता है, सारे लोगों का लोन का जो इंटरेस्ट होता है और किसी हद तक पूरा नहीं तो आधे से ज़्यादा ही सही वो लोगों का लोन माफ़ करता है। लेकिन 1987 के बाद 1991 तक जो 5 साल या 4 साल ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद नया जब इलेक्शन आते हैं, तो इस बार जो है जो लोकदल पार्टी, जो चौधरी देवीलाल का जो पार्टी होता है, उसको फिर से ज़्यादा वोट नहीं आता है। इस बार फिर से कांग्रेस का हुकूमत आते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है फिर से लोगों का दिल और दिमाग जीतने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? सॉरी, यहाँ पे था वाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ते हैं? ठीक है, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ते हैं? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. ठीक है, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ते हैं? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन से क्या होता है, तो हम कहेंगे इसके आंसर में, इलेक्शन की वजह से हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है। इस चीज़ का सबूत देता है कौन? इलेक्शंस। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ पे टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो मोनार्की हैं, डिक्टेटरशिप हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन से नहीं है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in a large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision all matters. तो यहाँ पे कहता है कि भाई साहब इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? चलो आपका कंट्री डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे कहता है कि हम इमेजिन करते हैं 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान के चलो कि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सब कुछ साथ में जाएंगे। ठीक है, सारा हिंदुस्तान जाएंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे हम। ठीक है, हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब ये है कि लोग हुकूमत करेंगे। ठीक है, तो सारा लोग जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, 125 करोड़। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि ये इमेजिन करो, क्या ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 500 लोग बैठ सकते हैं,
वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 125 करोड़ लोग नहीं बैठ सकते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन के बगैर आपका डेमोक्रेसी कभी चल सकता है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान के पास ये टाइम नहीं होगा कि वो देश के बारे में सोचे और देश के बारे में काम करे। इसीलिए इलेक्शन ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के वहाँ पे भेज सकते हैं, वो हमारे अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं, और इसकी वजह से हमारे जो बीच में जो कन्फ्यूजन और क्यूआस है वो भी कम हो जाते हैं। इसके बाद कहता है कि देयर फॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए बहुत सारे देशों में क्या करता है, लोग जो है खुद हुकूमत करते हैं, लेकिन लोग जो है अपने लीडर को वोट करते हैं, और लीडर जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं, वो हमें हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। क्या यहाँ पे अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का इलेक्शन के बगैर, ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं किसके ज़रिए, इलेक्शंस के ज़रिए। क्या हम इलेक्शन के बगैर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकता है, क्या ऐसा कोई रास्ता है? चलो हम देखते हैं कि है कि नहीं। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. But let us say the people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require elections. ठीक है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे जगह हों, ठीक है? क्या 10 मिनट के लिए आप इमेजिन करो कि हिंदुस्तान में, हमारे कंट्रीज़ में या दूसरा वर्ल्ड में ऐसे कंट्रीज़ भी हो शायद जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। तो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते कैसे हैं? जब इलेक्शन नहीं होता है तो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं उन लोगों को जो ज़्यादा नॉलेज हो, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हो, ठीक है, जो ज़्यादा एज जिनका ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये हमें कहता है कि इलेक्शन के बगैर हम एक और रास्ते के ज़रिए भी अपना नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर जो है पार्लियामेंट में भेज सकता है। वो क्या है? वो ये है कि इलेक्शन के बगैर हम क्या कर सकता है, जो जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, हम उनको पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके हमारे अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हम इलेक्शन नहीं देंगे। चलो फॉर एग्जांपल मान के चलो हम नॉलेज वाला इंसान, हम सीनियर सिटीजन्स, हम एज्ड पीपल्स को, हाँ ठीक है, एजुकेटेड पीपल्स को पार्लियामेंट में भेज देंगे। तो क्या हिंदुस्तान में एजुकेटेड पीपल्स सिर्फ 500 हैं? हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा एजुकेटेड पीपल्स हैं। हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ओवर एजेड पीपल्स हैं। तो ये सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्शन के बगैर हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री सही से के नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद ये क्या कहता है चैप्टर में, but can we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? ठीक है? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular interval and change them if they wishes to do so. लेकिन यहाँ पे कहता है कि चलो भाई साहब 10 मिनट के लिए मान के चलो आपने नॉलेज वाला इंसान, आपने सीनियर सिटीजन्स, आपने ओवर एजेड वाला सिटीजन्स पार्लियामेंट में भेज दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी सारी डिमांड को पूरा कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा देश जाके वहाँ पे बैठे। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा एजुकेटेड पर्सन वहाँ पे जाके बैठे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैठ भी दिया, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन और सीनियर सिटीजन्स को, या इलेक्शन के बगैर हमने बारी बारी पे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बिठाया या किसी और के देश के पार्लियामेंट में बिठाया, तो क्या ये पॉसिबल है? लोग इन रिप्रेजेंटेटिव से खुश होंगे? ना, लोग इन लोगों से कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया है। ये लीडर जो है एजुकेटेड हो सकता है, ये लीडर जो है काबिल हो सकता है, ये लीडर जो है एक्सपीरियंसड हो सकता है, ये लीडर जो है सीनियर सिटीजन हो सकता है, लेकिन लोगों ने इनको इलेक्शन के जरिए चुना नहीं है, तो लोगों से कभी पूछा भी नहीं जाएगा। जब लोगों से पूछा नहीं जाएगा तो इस कंट्री को हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कभी भी पॉसिबल नहीं है।
This require a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को हम अंधाधुन अपने हिसाब से ऐसे ही तुक्का मार के हम जो है वहाँ पे हम ये कहेंगे कि चलो भाई ये पर्सन एजुकेटेड हैं, चलो भाई ये पर्सन सीनियर सिटीजन है, चलो भाई ये पर्सन एक्सपीरियंसड है, हम इनको पार्लियामेंट में भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकता है, विदाउट इलेक्शंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शंस का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसलिए हमारा डेमोक्रेसी जो है इलेक्शंस के बगैर नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इलेक्शंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ते हैं। इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मेनी चॉइस। ठीक है, एक इलेक्शन में वोटर्स जो है बहुत सारे चॉइस करते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। इलेक्शन में क्या करता है, इलेक्शन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कि लोग डिसाइड करते हैं कि हु विल मेक लॉस फॉर देम, हमारे लिए कौन कानून बनाएगा, हमारी पसंद का लीडर इस बार कौन जाएगा। ठीक है, ये अच्छा से काम नहीं करते तो अगली बार हम इसको चेंज कर देंगे। तो लोग जो है अपनी मर्जी से अपना जो है विश के हिसाब से अच्छा लीडर चुन के भेज सकता है। ये इलेक्शन का एक पॉजिटिव काम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। दूसरा इलेक्शन का मकसद ये है कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि हुकूमत कौन करेगा और डिसीजन कौन लेंगे। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग। ठीक है, तीसरा ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन के जरिए लोग की कौन पार्टी जो है हमारे पॉलिसीज को बनाएंगे और कौन से पार्टीज जो है हमारे लिए गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहेगा। कांग्रेस कामयाब रहेगा, बीजेपी कामयाब रहेगा, कोई और पार्टी कामयाब रहेगा, तो ये डिसाइड करेंगे कौन, पीपल्स। ठीक है, और अल्टीमेटली जो है ये पार्टी, जब लोग इन पार्टीज को वोट करते हैं तो ये पार्टीज जो है क्या करता है, ये पार्टी जब जीत जाते हैं तो ये पार्लियामेंट में हुकूमत बनाते हैं। जब ये पार्लियामेंट में हुकूमत बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पार्लियामेंट में जाके गप मारेंगे। पार्लियामेंट में जाने के बाद ये हमारे लिए लॉ बनाएंगे, लॉ को चेंज करेंगे, तो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे और हम सब की तरक्की के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए इलेक्शंस का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी चैप्टर को लेकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने टीचर सज्जाद हुसैन को दीजिए यहाँ पे इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।